नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। 4 मार्च से मिशन काशी पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7वें चरण के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। 2 दिवसीय काशी दौरे पर पीएम मोदी। 4 मार्च को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। जनसभा और रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियां जारी हैं। 4 मार्च को काशी की 3 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो होगा। 5 मार्च को खजूरी विधानसभा में वो जनसभा करने वाले हैं। कुल मिलाकर मिशन पूर्वांचल आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण। पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से कि इस चरण में बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए। यूं तो दावा हर चरण में बेहतरीन प्रदर्शन का कर रहे हैं। पूरी ताकत के साथ ये जो आखिरी के 2 चरण हैं, आप देख रहे होंगे बीजेपी लगी हुई है, पूरी लीडरशिप। और प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मोर्चा संभाला है, विशेष तौर पर पूर्वांचल को संभालने का। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, प्रधानमंत्री का जो ये पूरा कार्यक्रम है, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, आपको बता दूं कि पूर्वांचल बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और चूंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है, ऐसे में बड़ी कार्य योजना और बड़ी प्लानिंग बीजेपी ने तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को वाराणसी पहुंचेंगे और 4 और 5 2 दिन वो यहाँ रहेंगे। इसमें जो फोकस किया गया है कि जो 8 विधानसभा क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों को छू लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम होंगे। 4 तारीख को एक भव्य रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। अगर रोड शो की अगर हम बात करें तो रोड शो जो है वो यहाँ के कैंट और नॉर्थ और साउथ इलाके से गुजरेगा। उस दौरान जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति में माल्यार्पण भी करेंगे। गदौलिया चौक तक जाएंगे। तो एक बड़ा भव्य जो है रोड शो का प्रोग्राम जो है बीजेपी की तरफ से तैयार की गई है। और 5 तारीख को भी एक पब्लिक मीटिंग की जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से उनका कार्यक्रम दिल्ली। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 7वें चरण के लिए प्रचार तेज हो चुका है। ऐसे में सभी दल अपनी जोर आजमाइशों में लगे हुए हैं। मिशन पूर्वांचल को और धार देने के लिए पीएम मोदी सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभा को आज संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में रैली करने वाले हैं। सीएम योगी मऊ और आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जौनपुर में रैली करने वाले हैं। प्रियंका गांधी भी आज रैली करेंगी। वहीं सतीश चंद्र मिश्र आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी भदोही में रैली करेंगे। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए, दोनों से बातें करेंगे। पवन, आपसे शुरुआत करते हैं। गाजीपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पूरे चुनाव प्रचार में माफियाओं और गुंडों का जिक्र सुना है और जब गाजीपुर के जमीन पर बड़े नेता आएंगे तो स्पीच सुननी बड़ी दिलचस्प होगी। जरा बताइए आज कौन कौन से बड़े नेता वहां पहुंचने वाले हैं और क्या उनके कार्यक्रम है। देखिए, अगर गाजीपुर की बात करें तो तकरीबन 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गाजीपुर के आरटीआई मैदान पहुंचेंगे और यहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो कि यहां की जो 7 विधानसभा सीट हैं गाजीपुर की, उनसे लोग, तमाम कार्यकर्ता और जनता आएगी। अपने पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यही जो आरटीआई मैदान है, यहां तैयारियां जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए की जा रही हैं। लगातार आप कुर्सियां लगाई जा रही हैं क्योंकि तकरीबन 2 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो उससे पहले सभी तैयारियां जो हैं वो यहां जो जनसभा स्थल है उस पर पूरी की जा रही हैं। गाजीपुर बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहले ही दिन से चुनाव प्रचार की जब शुरुआत होती है तो बीजेपी लगातार कहती है, बुलडोजर का जिक्र होता है, माफियाओं पर कार्रवाई की बात चलती है। तो गाजीपुर, मऊ, ये आसपास के जो क्षेत्र ऐसे हैं, इन पर कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी का जिक्र होता रहा है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर बीजेपी हमेशा जिक्र करती रही है कि हमने बुलडोजर चलाया। यहाँ गाजीपुर में कई सारी संपत्तियां ऐसी हैं कि जहां सरकार ने उनके जो मुख्तार अंसारी की संपत्तियां हैं उन पर कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की, बुलडोजर चलाया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी रैली में उनका जिक्र करते हैं, किस तरह से उनकी चर्चा होती है, वो तो प्रधानमंत्री की जब रैली शुरू होगी तब पता लगेगा। लेकिन बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो यहां जो 7 विधानसभा सीट हैं उस पर 7 पर बीजेपी
और उनके जो सहयोगी दल थे उस समय ओम प्रकाश राजभर, जिसमें 5 बीजेपी और 2 ओम प्रकाश राजभर के पास सीटें थी। लेकिन अब इस बार ओम प्रकाश राजभर जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि उस सातों की सातों सीट को फिर से जीता जाए। बिल्कुल, और ओम प्रकाश राजभर का क्योंकि आपने जिक्र किया तो वो एक सांस में बलिया, गाजीपुर और चंदौली इन सबका जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम बीजेपी का खाता भी खोलने नहीं देंगे। लेकिन खाता खोलने की तैयारी आज हो भी रही है। आजमगढ़ में आज बड़े नेता आने वाले हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़ अखिलेश यादव वहां पे हमें कहें कि बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए, तो उस लिहाज से घेरने की कोशिश हो रही है। जरा बताइएगा आज कौन बड़े नेता अभिषेक आने वाले हैं आजमगढ़ में? जी जीनत, यकीनन आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और अखिलेश यादव को आजमगढ़ में ही घेरने के लिए बीजेपी ने पूरा मैप तैयार कर लिया है। आज दोपहर जहां 1 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह मुबारकपुर विधानसभा के मोहब्बतपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 12 बजे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ सदर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सगड़ी विधानसभा में उनका जनसभा होना है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज निजामाबाद और सदर विधानसभा के बॉर्डर पर चेक पोस्ट पड़ता है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं तीसरी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी अरौला में, जहां भाजपा के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव के गढ़ को सभी पार्टियों ने केंद्र बिंदु अपना बनाया है और इसी आजमगढ़ से पूरे पूर्वांचल को साधने की पूरी मैप तैयार कर ली गई है। अमित शाह, योगी, प्रियंका गांधी, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी लगातार 3 दिनों तक आजमगढ़ में कैंपेन करेंगे और साधने की कोशिश करेंगे, जो क्योंकि कारण सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुबारकपुर सीट है वहाँ 25 सालों से बसपा का कब्जा रहा है। वहाँ से बसपा के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली अब ओवैसी की पार्टी से मैदान में उतरे हैं। उन्हीं को जिताने के लिए ओवैसी कल से ही आजमगढ़ में कैंपेन कर चुके हैं और लगातार 3 दिनों तक आजमगढ़ में रहेंगे। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी है, कारण कि यहाँ पर सभी राजनीतिक और सवाल ये भी है कि ओवैसी नुकसान किसे पहुंचाएंगे? जो मुस्लिम वोट्स हैं, क्या उसके ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है आजमगढ़ में, विशेष तौर पर अगर ओवैसी 3 दिन तक डेरा डालते हैं तो? बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो बहुत दिलचस्प ये चुनाव और लगातार नजर आ रही हैं इसमें। विधानसभा 2022 चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, न केवल बड़े राजनीतिक दलों के राजनेता हों या प्रत्याशी हैं, न केवल उन लोगों की दिलों की धड़कनें तेज हैं, बल्कि 7वें और अंतिम चरण में जब वोट डाले जाना है जनपद जौनपुर के सभी 9 विधानसभा सीट पर, आखिर उस सीट की समीकरण क्या है, उस सीट की रुझान क्या है, जनता के मन में किसके प्रति किस दल के लिए लहर है, इन तमाम चीज़ समझने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं मड़ियाहू विधानसभा के बारी इलाके का एक गाँव है। हम यहीं पे जानते हैं कि तमाम सारे किसान हैं, ग्रामीण हैं, लोग हैं, आखिर किसकी माहौल अब की बार बनने जा रही है, किसकी माहौल बनने जा रही है? इस बार बीजेपी की माहौल बनेगी यहाँ पर और योगी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहाँ तक हमारे गांव का प्रश्न है 99-100% हो जाएगी। ये बताइए कि विपक्षी लगातार कह रही है कि भैया महंगाई और किसान का फसलों की जो सुरक्षा है वो नहीं कर पाई, इस मुद्दे पे नहीं, इस बार होगा, इस बार किसानों के लिए भी होगा और कहीं ना कहीं महंगाई भी घटेगी। किसान सुरक्षित रहेंगे फिर से? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। यूपी में योगी सरकार फिर से बनने जा रही है। चाचा, आप लंबे समय से वोट करते हुए क्या सोच के वोट करने जाएंगे अपनी बार? इस बार मतलब इनका काम देख के भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो कि दूसरी जगह जाने की इच्छा नहीं है। क्या काम है किसानों और महंगाई के लिए? महंगाई जो थोड़ा बहुत है वो तो मतलब कोरोना के हिसाब से। मड़ियाहू की जनता किसे विधायक बनाना चाहती है? ये जो अपना दल से पटेल जी खड़े हैं उनको। तो बीजेपी की एक तरह से यहाँ पर लहर है। आप बताइए चाचा, बड़े लंबे समय से वोटिंग करते चले आ रहे हैं, तो अब की बार मड़ियाहू की जो जनता है क्या सोच के लिए जाएगी वोट करने? मड़ियाहू की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा है कि यहाँ पर जो हमेशा और शासनकाल में, विशेषकर सपा के शासनकाल में जो गुंडई थी और जो राहजनी हुआ करती थी, इस शासन में तो इसकी कतई संभावना नहीं दिखाई पड़ी। गुंडई जो अपराध की घटनाएं होती थी वो अब नहीं होगी इस काल में। आप अच्छा हमें ये समझाइए, लोग बता रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, बीजेपी को नहीं देखना चाह रहे हैं, किसानों की जो फसल है वह सुरक्षित नहीं है, तमाम चीज़ों पर मतलब सरकार न बनती हुई देख रही है, ऐसा विपक्षी बता रहे हैं। नहीं, सरकार तो बनेगी 100%। और अगर महंगाई किसी सरकार की बस की बात नहीं है कि रोक पाए।
इतनी व्यवस्था है 2 साल से फ्री और खिला रहे हैं। यहीं से पैसा जाएगा, ज़मीनें से ऊपर जाएगा ना, तभी विकास होगा गांव का या शहर का। जमीन से ही पैसा जाएगा। चाचा आप नहीं पीछे खड़े हैं, किसानों के लिए क्या बहुत बड़ा वरदान है योगी सरकार का, बीजेपी योगी सरकार में जो है सारे मिशन जितने हैं उसके बहुत अच्छे रहे, करियर भी अच्छा रहा। आज भी जो है लगभग इसका वर्चस्व बना रहा। हम तो जानते हैं कि जनता पार्टी बीजेपी सबकी सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार लगभग पूर्ण रूप से 100% जो है जीत के तय की ओर लक्ष्य है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रहा है, ऐसा भी विपक्षियों का आरोप है, इसे कैसे देखते हैं? ये गलत बात है। कितने मतलब उनके राज्य में आज अखिलेश यादव थे, उनके राज्य में समझिए 75% यादवों को रखा गया। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। मतलब भारी गड़बड़ी उनकी सरकार में होती थी। उनके सरकार में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। उन सिर्फ मतलब जातवाद लेके उन्होंने कहा जाति विशेष तो को आपने ध्यान देखा दिया कि है। जो जब सपा सरकार थी तब वहाँ जाति विशेष को लेकर रोजगार की बातें दी जाती थी, विकास की बातें हो तो वो मड़ियाहू की जनता सबसे अच्छी तरीके से समझती है कि उनके क्षेत्र में क्या बिजली, सड़क, पानी की क्या बुनियादी विकास हुआ, ये जनता है, समझदार है और जानती है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब आगामी 7 मार्च यानी अंतिम चरण में जब जौनपुर की सभी विधानसभा में वोट डाले जाएंगे तो जनता किसके पक्ष में वोट कर किसे अपने क्षेत्र का माननीय बनाना चाहती है, फिलहाल यह 10 मार्च को तय हो जाएगा। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18, मड़ियाहू विधानसभा, जौनपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। यूक्रेन से लौटे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भारतीयों को रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। साथ ही उन्होंने फ्लाइट के अंदर भारतीयों से बातचीत भी की है। तो ये जो ऑपरेशन गंगा है उसके तहत लगातार यूक्रेन से जो भारतीय बच्चे हैं उन्हें लाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची है जिससे स्मृति ईरानी वहां पहुंची बच्चों को रिसीव करने। तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आई है, हम आपको दिखा भी रहे हैं। और बच्चों को एक गुलाब जो है वो देती हुई हाथों में, आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन से पहले देयर इज अ हेल्प डेस्क दैट यू कैन रिसीव सपोर्ट फ्रॉम। कस्टम्स के बाद भी देयर इज अ हेल्प डेस्क। अगेन आई विल रिएटरेट, सीआईएसएफ के 2 ऑफिसर्स वर्तमान में इस एयरक्राफ्ट के सभी पैसेंजर्स के लिए यहाँ उपस्थित हैं। 1 हेल्प डेस्क बिफोर इमिग्रेशन, 1 हेल्प डेस्क आफ्टर कस्टम्स। I would request if there is anybody in need of urgent medical attention, can you please identify yourself to the crew or to CISF so that we can give you the support. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों की निगरानी के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे हुए हैं। बुखारेस्ट पहुंचने के बाद सिंधिया ने रोमानिया में मौजूद भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव से बातचीत की, बैठक की। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के रेस्क्यू प्लान पर उन्होंने चर्चा भी की। और आप दोनों आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। कहाँ से आई? दिल्ली। मराठी बोल रहे था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।